हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 जिसका नाम क्या है? इंटीजर्स। उसका क्विक रिवीजन। इसका मतलब क्या है? पूरे तरीके से हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, तो फटाफट से हम इस चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल नेचुरल नंबर, जीरो एंड नेगेटिव्स ऑफ काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड इंटीजर्स। जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स मतलब काउंटिंग नंबर्स जिन्हें हम काउंट कर सके, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 एंड आगे जितने भी नंबर हैं। ठीक है, एंड उसके बाद जीरो और जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जैसे कि -1 -2 -3 -4, इन सभी को हम क्या मानते हैं? इंटीजर्स मानते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इंटीजर्स में क्या क्या आ जाते हैं? अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें, इंटीजर्स में आते हैं पॉजिटिव नंबर्स, जीरो, एंड देन फिर उसके बाद नेगेटिव नंबर्स। इन तीनों को मिला के क्या बन जाता है? इंटीजर बन जाता है। ठीक है, आगे समझ में? आर कॉल्ड इंटीजर्स, तो इन सभी को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स ही बोलते हैं। ठीक है, आगे समझ में? अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले सबसे पहले तो हम यहाँ पे बेसिक रूल ऑफ साइन सीख लेते हैं, जो कि आपने सीखा भी होगा। अगर हम बात करें बेसिक रूल्स ऑफ साइन की, तो आपको पता होगा जब हम प्लस प्लस करते हैं तो हमें करना होता है ऐड। ठीक है, जब हम माइनस माइनस करते हैं, माइनस माइनस भी क्या होता है? प्लस ही होता है। जब हम प्लस माइनस करते हैं तब क्या हो जाएगा? माइनस, एंड जब हम माइनस प्लस करते हैं तब क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, इतने रूल्स आपको याद रखने हैं, जो कि मैंने आपको चैप्टर में भी समझाए थे। अब हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। अगर हमें इंटीजर्स दे के रखे हुए हैं तो हम उन्हें ऐड क्या करेंगे, या उनकी प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, वो हमें यहाँ पे दे के रखा हुआ है। सबसे पहले क्या दे के रखा है? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या होता है? द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। बोला जा रहा है जब हम कोई भी दो इंटीजर को क्या करते हैं? ऐड करते हैं, तो जो आंसर आता है वो एक इंटीजर ही आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बात करें, 1 क्या है? इंटीजर है। 4 क्या है? इंटीजर है। नॉर्मली दोनों इंटीजर को ऐड करेंगे तो जो आंसर 5 आया है वो भी क्या है? वो भी इंटीजर है। इसकी जगह 1 की जगह हम -1 ले लें, ये भी क्या है? ये भी इंटीजर है। नेगेटिव इंटीजर है लेकिन है तो इंटीजर ही। प्लस अगर हम -4 ले लें, ये भी क्या है? ये भी इंटीजर है। ठीक है, एंड देन इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो ब्रैकेट ही सॉल्व होगा। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, एंड यहाँ पे आ जाएगा 4। माइनस माइनस, जैसे कि रूल में मैंने बताया, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। हम कर देंगे ऐड, तो 1 + 4 कितना होगा? 5। उसके बाद हम क्या देखते हैं? कौन सा नंबर बड़ा है? हमें दिख रहा है 4 बड़ा, 4 के आगे नेगेटिव साइन है तो 5 के भी आगे नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब ये जो आंसर आया है -5, ये भी क्या है? ये भी इंटीजर है। भले ही नेगेटिव इंटीजर है लेकिन है तो इंटीजर। तो इसका मतलब क्या है? जब भी हम किसी दो नंबर को ऐड करते हैं, मतलब दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं, तो जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा? इंटीजर ही आएगा। ठीक है, इतना आया समझ में? चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। If a and b are any two integers, then a plus b is equal to b plus a. क्या बोला जा रहा है? कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन में अगर a and b कोई भी दो इंटीजर है, तो अगर हम a plus b कर रहे हैं तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? b plus a के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ आपको क्या बोला जा रहा है? a plus b is equal to b plus a। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, पोजीशन चेंज कर दी है। इक्वल टू के इस तरफ देखोगे तो b पहले लिख दिया है, a बाद में लिखा है, बस पोजीशन चेंज हो रही, करना हमें ऐड ही है। तो बोला जा रहा है ऐसे केस में क्या होता है? आंसर दोनों के ही सेम आते हैं, भले ही पोजीशन चेंज करो सेम आंसर ही आएगा। ठीक है, आया समझ में? यहाँ पर हम एग्जाम्पल के थ्रू करके देखते हैं। अगर a को हम 2 ले लें एंड b को हम 5 ले लें, एंड देन उसके बाद पोजीशन चेंज कर ले, b की जगह हम 5 ले लें, a की जगह हम 2 ले लें, ऐड करके देखते हैं। LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर एंड राइट हैंड साइड का आंसर सेम आना चाहिए। तो 2 + 5 करेंगे, आंसर क्या आएगा? 7।
5 + 2 करेंगे तब भी आंसर क्या आएगा 7। आप देख सकते हो आंसर बिल्कुल सेम है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू ले लेते हैं -2 प्लस, इसे हम 5 ही रहने देते हैं, ठीक है। आया समझ में, b की वैल्यू 5 ले ली, a की वैल्यू हमने -2 ले ली, एंड यहाँ पर हमने b जो है 5 को आगे लिख दिया, प्लस -2 जो कि a है उसकी वैल्यू हमने पीछे लिख दिया, ठीक है। आया समझ में। तो आंसर क्या आएगा, माइनस प्लस क्या होता है, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, माइनस प्लस भी माइनस ही होगा। तो हम 5 - 2 करेंगे, आंसर आएगा 3। हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, 5 बड़ा है, 5 के आगे पॉजिटिव साइन है तो 3 ऑलरेडी पॉजिटिव फॉर्म में है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो 5 - 2 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पर भी 3 आएगा। तो दोनों का ही आंसर 3 आ रहा है, मतलब LHS = RHS आ रहा है, ठीक है। आया समझ में। तो बस यहाँ पर जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है उसमें यही कहना है, दो इंटीजर्स अगर देके रखे हैं, दोनों को अगर हम ऐड कर रहे हैं एंड देन उनकी पोजीशन चेंज करके फिर ऐड कर रहे हैं तो LHS = RHS ही आना है, दोनों का आंसर सेम ही आना है, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन की, तो क्या बोला जा रहा है, इफ A, B, C आर एनी 3 इंटीजर्स। अब हम क्या ले रहे हैं, 3 इंटीजर्स ले रहे हैं, तो बोला जा रहा है a + b + c = a + b + c हो जाएगा, जहां पर पहले के 2 इंटीजर्स में ब्रैकेट है एंड इस तरफ पीछे के 2 इंटीजर्स में ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है। एंड बोला जा रहा है लेकिन आंसर जो है वो सेम ही आने वाला है, ठीक है। करके देख लेते हैं। यहां पर इतना आपने नोट डाउन किया, जल्दी से बताइए, कर लिया नोट डाउन? मैं अब कर दूं, नहीं किया तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन? चलिए अब यहां पे अगर हम बात करें, क्या बोला जा रहा है, a + b + c, जहां पे आगे के 2 इंटीजर्स में ब्रैकेट है, a + b + c। अब यहाँ के पीछे के 2 इंटीजर्स में ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन बोला जा रहा है आंसर दोनों के ही इक्वल आएंगे, भले आगे ब्रैकेट लगाओ पीछे ब्रैकेट लगाओ, ठीक है। आया समझ में? चलिए तो यहाँ पर अगर हम a की वैल्यू 1 ले लेते हैं, b की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 3 ले लेते हैं, सेम ऐसे ही a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 3, तो आंसर आपका सेम ही आएगा। पहले तो बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 1 + 2 आएगा 3, 3 + 3 कर देंगे, आंसर क्या आएगा 6। यहाँ पर भी 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, तो 1 + 5 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 6। आप देख सकते हो दोनों का ही आंसर क्या आया है, बिल्कुल सेम आया है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। आ गया समझ में? अब इनकी जगह कोई और इंटीजर्स ले लो, नेगेटिव इंटीजर्स ले लो, तब भी आंसर आपका सेम ही आएगा। आप ट्राई भी कर सकते हो, मैंने खुद से एग्जांपल लिया, आप खुद से एग्जांपल कोई और ले लो, ठीक है। आंसर आपका सेम आने वाला है, बस इतना ध्यान रखना। फिर उसके बाद बोला जा रहा है एडिटिव आइडेंटिटी। अभी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, फॉर एनी इंटीजर a वी हैव a + 0 = 0 + a = a। बोला जा रहा है अगर कोई भी इंटीजर a है उसमें अगर हम 0 को ऐड कर दें, मतलब 0 + a कर दें या a + 0 कर दें, आंसर हमारा a ही आएगा। 0 इज कॉल्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर। 0 को क्या बोला जा रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स, ठीक है। यहां पर हम बात करें, क्या बोला जा रहा है, a + 0 करो या 0 + a करो, आंसर हमारा क्या आएगा, आंसर हमारा a ही आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू ले लेते हैं -8, माइनस ले लेते हैं, -8 ले लेते हैं, +0 करते हैं या फिर 0 + -8 करते हैं, तो बोला जा रहा है आंसर हमारा a ही आएगा। सॉल्व करके देखते हैं, a मतलब जो हमने यहाँ पे इंटीजर लिया है -8, वो ही हमारा आंसर आने वाला है, ठीक है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 8 - 0 करेंगे, आंसर आएगा 8। 8 बड़ा 8 के आगे नेगेटिव साइन है, यहाँ पर भी नेगेटिव साइन आएगा, तो आंसर हमारा क्या आ गया, -8 ही आ गया। यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है तो 0 - 8 कर देंगे, ठीक है। प्लस माइनस मतलब यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस करके मतलब 8 - 0 करोगे तो आंसर 8 आएगा। उसके बाद 8 बड़ा 8 के आगे नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर भी नेगेटिव साइन लग जाएगा। आप देख सकते हो दोनों ही तरफ -8 -8 है, दोनों को आंसर सेम आया है एंड यही -8 क्या है, a की वैल्यू हमने ली थी। तो कहने का मतलब वही है, किसी भी इंटीजर में 0 को प्लस करो या 0 में किसी भी इंटीजर को ऐड करो, आंसर आपका वो इंटीजर ही आएगा, ठीक है। इतना आया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन?
चलिए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर देना है, ठीक है। अब ये हमने क्या पढ़ ली, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। अब हम पढ़ लेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। सब्ट्रैक्शन के केस में क्या क्या होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करें तो क्लोजर प्रॉपर्टी बिल्कुल सब्ट्रैक्शन के केस में लगेगी। मतलब अगर कोई दो इंटीजर है a प्लस बी, उनको ऐड कर रहे हो, ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट चल रहा है तो माइनस कर देंगे, a माइनस बी, तो जो आंसर आएगा ना c वो भी इंटीजर होगा अकॉर्डिंग टू क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। एग्जांपल लेकर देखते हैं। अगर हमने a की वैल्यू ले ली 5, b की वैल्यू ले ली 2, माइनस कर रहे हैं तो जो हमारा आंसर आएगा 3 वो भी इंटीजर आएगा। आप देख सकते हो 3 क्या है, इंटीजर ही है, पॉजिटिव इंटीजर है। हो सकता है यहाँ पे -3 आंसर आता कोई और, अगर हम एग्जांपल लेते तो -3 भी क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, लेकिन है तो इंटीजर ही। इसका मतलब क्या है, सब्ट्रैक्शन के केस में बिल्कुल क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है, ठीक है। देन उसके बाद सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट कम्यूटेटिव। बोला जा रहा है ये जो हमने एडिशन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखी थी ना, सब्ट्रैक्शन के केस में ये फॉलो नहीं हो पाती। करके देख लेते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, माइनस का चल रहा है ना, तो a माइनस बी इज इक्वल टू b माइनस a होना चाहिए। लेकिन बोला जा रहा है कि नहीं, सब्ट्रैक्शन के केस में इक्वल आता ही नहीं है, नॉट इक्वल आंसर आता है। करके देख लेते हैं एक बार। अगर हम a की वैल्यू 5 ले रहे हैं, b की वैल्यू 2 ले रहे हैं, माइनस का साइन, 2 को आगे कर दे रहे हैं, 5 को पीछे कर दे रहे हैं, माइनस का साइन, तो देखते हैं आंसर इक्वल आएगा कि नहीं। सबसे पहले तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट होगा तो 3 आ जाएगा। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 5 माइनस 2 करेंगे आंसर आएगा 3। लेकिन यहाँ पर 5 बड़ा, 5 के आगे नेगेटिव साइन है तो 3 के भी आगे नेगेटिव साइन लग जाएगा। एंड यहाँ पे इक्वल का साइन क्या हम लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, नॉट इक्वल आएगा, क्योंकि एक तरफ नेगेटिव इंटीजर आया है, दूसरी तरफ पॉजिटिव इंटीजर आया है। इसका मतलब क्या है, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन के केस में फॉलो नहीं हो सकती। अगर हम इंटीजर्स की पोजीशन चेंज कर देते हैं सब्ट्रैक्शन के केस में तो LHS इक्वल टू RHS नहीं आएगा, आंसर सेम नहीं आने वाले। एडिशन के केस में भले ही सेम आ जाए, ठीक है। देन उसके बाद सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट एसोसिएटिव। बोला जा रहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं लगती है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, a माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, जहां पे पहले के दो इंटीजर्स पे ब्रैकेट और लास्ट के दो इंटीजर्स पे हम ब्रैकेट लगा रहे हैं, ठीक है। करके देख लेते हैं। अगर हम a की वैल्यू लेते हैं 8, ठीक है, एंड देन b की वैल्यू ले रहे हैं हम 3, एंड c की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी लिख देंगे, a की वैल्यू 8 माइनस b की वैल्यू क्या ली हमने 3, c की वैल्यू हमने क्या ले ली 1 ले ली, ठीक है। सबसे पहले तो ब्रैकेट सॉल्व होगा, 8 माइनस 3 करेंगे आंसर क्या आएगा 5, 5 माइनस 5 कर देंगे आंसर क्या आ जाएगा 5 माइनस 1 करेंगे आंसर आ जाएगा 4। फिर यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व होगा, 3 माइनस 1 करेंगे आंसर क्या आएगा 2, 8 माइनस 2 कर दोगे तो आंसर क्या आएगा 6। क्या 4 एंड 6 इक्वल है, बिल्कुल इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पर एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी है वो भी सब्ट्रैक्शन के केस में फॉलो नहीं होने वाली, ठीक है। आया समझ में, चलिए ये भी कर लिया। अब हम आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स पे। क्या बोला जा रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि मल्टीप्लिकेशन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी बिल्कुल फॉलो होगी। अगर हम दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी इंटीजर ही आएगा। क्या बोला जा रहा है, a मल्टीप्लाई बाय b करेंगे तो हमारे पास c आएगा। अगर हम एग्जाम्पल भी लें, अगर हम a की वैल्यू 2 ले लें, b की वैल्यू 3 ले लें, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 6। ये 6 भी क्या है, इंटीजर ही है। नेगेटिव वैल्यू लोगे, नेगेटिव इंटीजर आ सकता है, लेकिन होगा तो वो इंटीजर ही है ना। चलिए देन उसके बाद कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। बोला जा रहा है मल्टीप्लिकेशन के केस में कम्यूटेटिव लॉ जो है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है बिल्कुल फॉलो होती है। फॉर एनी टू इंटीजर्स a एंड b वी हैव a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a। क्या बोला जा रहा है, अगर कोई भी दो इंटीजर्स हैं a एंड b, तो अगर हम a मल्टीप्लाई बाय b कर रहे हैं एंड देन उनकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं b मल्टीप्लाई बाय a, तो आंसर फिर भी क्या आएगा, इक्वल ही आएगा, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल सेम वही वैल्यू ले लेते हैं, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कर रहे हैं या फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं, 2 3 भी 6 होता है, 3 2 भी 6 होता है, आंसर फिर भी सेम ही आना है, LHS इक्वल टू RHS आना है, ठीक है। इतना आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन फॉर एनी इंटीजर ABC। बोला जा रहा है मल्टीप्लीकेशन के केस में एसोसिएटिव लॉ फॉर मतलब एसोसिएटिव वाली जो प्रॉपर्टी है वो भी लग जाएगी। ये है, आपको अच्छे से पता है, सेम चीजें हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के केस में, एडिशन के केस में, मल्टीप्लीकेशन के केस में, बस साइन चेंज हो रहा है, प्लस का साइन लग रहा है इसमें, माइनस का इसमें, मल्टीप्लाई का, प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो जब आप इसमें कोई भी वैल्यू लेकर देखोगे ना, a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c में, एंड यहाँ पर भी सेम वही है, बस ब्रैकेट का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 आगे के इंटीजर्स में ब्रैकेट लगा हुआ है एंड यहाँ पे 2 पीछे के इंटीजर्स में ब्रैकेट लगा हुआ है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तब भी आपका आंसर LHS इक्वल टू RHS बिल्कुल आ जाएगा। आया समझ में? तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद से इसे घर पे ट्राई कर सकते हो वैल्यू पुट करके, एंड कमेंट सेक्शन में बताना आंसर इक्वल आया है या नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, वो भी मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन का। फॉर एनी इंटीजर ABC वी हैव a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c। क्या बोला जा रहा है? अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोला जा रहा है a को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं b प्लस c से, ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब क्या है, इस a का मल्टीप्लीकेशन b से भी होगा, इसमें a का मल्टीप्लीकेशन c से भी होने वाला है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c। एंड यहाँ पर अगर हम इस मेथड से चलते हैं तो यहाँ पर भी LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको करके बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू 2 ले रहे हैं, b की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू 4 ले रहे हैं, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, प्लस a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 4 है, ठीक है। सबसे पहले तो ब्रैकेट सॉल्व होगा, 3 + 4 करेंगे आंसर आएगा 7, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे आंसर क्या आएगा 14। यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे आंसर आएगा 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे आंसर आएगा 8, 6 + 8 करेंगे तो आंसर आ रहा है 14। तो आप देख सकते हो अगेन LHS इक्वल टू RHS आया है, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट आते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पे। क्या बोला जा रहा है, फॉर एवरी इंटीजर a वी हैव a मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल टू a। बोला जा रहा है अगर हम किसी भी इंटीजर, सपोज कीजिए 2 ले लिया, 2 में 1 का मल्टीप्लिकेशन करें या 1 में 2 का मल्टीप्लिकेशन करें, सिंपल लैंग्वेज में किसी भी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करें, आंसर वो इंटीजर ही आना है, मतलब 2 ही आंसर आएगा, ठीक है। साथ में बोला जा रहा है 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर। ये जो 1 है उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर बोलेंगे, ठीक है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लिकेशन बाय 0। तो यहाँ पर बहुत सिंपल है, अगर कोई भी इंटीजर हमें दे के रखा है, 0 को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करो या किसी भी इंटीजर को 0 से मल्टीप्लाई करो, आंसर हमारा 0 ही आएगा, बस इतना ही बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये वाली आइडेंटिटी समझ आई आपको? समझ आया है तो फटाफट से सबसे पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? देन फिर आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। लास्ट बचा है डिवीजन का केस। क्या बोला जा रहा है, इफ a एंड b आर इंटीजर्स देन a डिवाइडेड बाय b इज नॉट नेसेसरली एन इंटीजर। बोला जा रहा है अगर a एंड b इंटीजर हैं तो अगर हम a डिवाइडेड बाय b करते हैं, जरूरी नहीं है जो आंसर आए वो इंटीजर ही आए, ठीक है। करके देख लेते हैं। a डिवाइडेड बाय b की बात हो रही है, तो सपोज कीजिए a को हम 8 मान लें, b को हम 4 मान लें, तो 8 डिवाइडेड बाय जब हम 4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 8 भी क्या लिया है हमने इंटीजर, 4 भी क्या लिया है इंटीजर लिया है। तो हम दो इंटीजर को जब हम क्या कर रहे हैं, दो इंटीजर को डिवाइड कर रहे हैं, तो जो आंसर आ रहा है वो भी इंटीजर ही आ रहा है। लेकिन बोला जा रहा है ये हर केस में पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम a की वैल्यू 5 ले लें एंड b की वैल्यू 3 ले लें, तो 5 डिवाइडेड बाय 3 होगा।
अब ये जो 5 है ये क्या है, ये भी इंटीजर है, ये जो 3 है ये भी इंटीजर है, लेकिन जब हम डिवाइड करेंगे ना 5 डिवाइडेड बाई 3 तो ये आगे सॉल्व ही नहीं होगा, मतलब यहीं पे रुक जाएगा। तो ये क्या इंटीजर है, बिल्कुल नहीं, ये तो क्या है, ये है फ्रैक्शन। तो बस इतना ही बोला जा रहा है, दो इंटीजर्स को जब हम डिवाइड करेंगे जरूरी नहीं है जो आंसर आए वो इंटीजर ही आए। इस केस में तो आ रहा था, लेकिन इस केस में इंटीजर आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इफ a इज एन इंटीजर a इज नॉट इक्वल टू 0, a डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू 1। बोला जा रहा है अगर a कोई भी इंटीजर है तो अगर हम a डिवाइडेड बाई a कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 ही आएगा। बस a 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बोला जा रहा है a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्या है इसका मतलब, a डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू 1 आएगा, ये बोला जा रहा है। सपोज कीजिए a की वैल्यू हमने 5 ले ली, 5 को अगर हम 5 से ही डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन देके रखी है कि जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर जब आप 0 को 0 से डिवाइड करोगे तो आंसर 0 ही आएगा, कोई मतलब ही नहीं है ना। तो बोला जा रहा है इस केस को एक्सक्लूड कर दो, अदरवाइज कोई भी इंटीजर ले लो एंड उस इंटीजर को सेम उसी इंटीजर से जब आप डिवाइड करोगे आंसर आपका 1 ही आएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इफ a इज एन इंटीजर देन a डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू a। अगर a जो है कोई भी इंटीजर है तो अगर हम उसको 1 से डिवाइड कर रहे हैं आंसर a ही आएगा। a डिवाइडेड बाय 1 कर रहे हैं तो आंसर हमारा a आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम a की वैल्यू 8 ले लें, 8 को अगर हम 1 से डिवाइड करें तो 8/1 होगा, जिसका आंसर 8 ही आना है। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए मतलब किसी भी इंटीजर को 1 से डिवाइड करो आंसर क्या आएगा, वो इंटीजर ही आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इफ a इज एन इंटीजर एंड a इज नॉट इक्वल टू 0 देन 0 डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू 0, बट a डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट मीनिंगफुल। क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि 0 डिवाइडेड बाय a 0 तो होता है, लेकिन a डिवाइडेड बाय 0 करेंगे तो ये क्या है, नॉट मीनिंगफुल है, कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, कैसे, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाय a है तो अगर हम a की वैल्यू क्या मान लें, 2 मान लें, 0 डिवाइडेड बाय 2, तो 0 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हम बोल सकते हैं 2 0 0, बोल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल बोल सकते हैं। लेकिन यहीं पे क्या हो रहा है, 2 डिवाइडेड बाय 0, तो मतलब 2 को 0 से डिवाइड करना है तो 0 की तो कोई टेबल ही नहीं होती, होती है क्या, बिल्कुल नहीं होता, तो वो मीनिंगफुल ही नहीं है, बस इतना सा बोला जा रहा है। ठीक है, और साथ में बोला है कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ये एक कंडीशन और रखी हुई है। क्यों, क्योंकि अगर हम 0 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू भी 0 कर देंगे तो आंसर 0 ही आएगा, एंड इस केस में भी सेम हो जाएगा। a की वैल्यू अगर हम 0 लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी 0 है, तो 0 डिवाइडेड बाय 0 यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। तो दोनों कंडीशन में आंसर सेम आ रहे हैं, बट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 0 डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू 0 एंड a डिवाइडेड बाय 0 जो है वो नॉट मीनिंगफुल दे के रखा हुआ है। ठीक है, आ गया समझ में, बस ये एक कंडीशन नहीं होनी चाहिए। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, इफ a b c आर इंटीजर्स देन a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c। एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हो आगे के दो इंटीजर्स में ब्रैकेट लगा हुआ है एंड यहाँ पे पीछे के दो इंटीजर्स में ब्रैकेट लगा हुआ है, एंड साथ में बोला जा रहा है दस डिवीजन ऑन इंटीजर इज नॉट एसोसिएटिव। इसका मतलब क्या है, जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो डिवीजन के केस में नहीं फॉलो होती। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो नॉट इक्वल का साइन है, मतलब यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS आंसर नहीं आएगा। इसमें भी एक कंडीशन देके रखी है कि C इज इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है वो मैं आपको बताऊंगी, सबसे पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब यहाँ पे बोला जा रहा है a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c, यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, एंड देन फिर उसके बाद a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c एंड पीछे के दो इंटीजर्स में ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम a की वैल्यू यहाँ पे 8 ले लें एंड देन उसके बाद b की वैल्यू 4 ले लें एंड देन उसके बाद c की वैल्यू 2 ले लें, सेम यहाँ पर 8 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2। सबसे पहले तो हमें क्या करना रहता है, यहाँ पे बोला जा रहा है नॉट इक्वल है। ठीक है,
क्वेश्चन में नॉट इक्वल बोला जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 8 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो आंसर क्या आएगा 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 1। अब हम इस तरफ देख लेते हैं, 4 डिवाइडेड बाय 2 करोगे आंसर क्या आएगा 2, यहाँ पर 8 है, 8 डिवाइडेड बाय 2 करोगे यहाँ पे आएगा आंसर 4। क्या सेम आया है? बिल्कुल नहीं आया। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS हमारा आंसर आया, ठीक है। लेकिन बोला जा रहा है अगर C की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं तो यहाँ पे आंसर इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर हम 8 डिवाइडेड बाय 4 सेम वही ले रहे हैं, बस यहाँ पर C की वैल्यू 2 ली थी, उसकी जगह हम 1 ले लेते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी क्या होगा, 8 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय C की जगह हमने 2 लिया था, यहाँ पर 1 ले लेते हैं। तो बोला जा रहा है आंसर इक्वल आ जाएगा। करके देख लेते हैं। 8 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे आंसर आएगा 2, 2 डिवाइडेड बाय 1 करोगे तो आंसर क्या आएगा 2 ही आएगा। यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाय 1 करोगे तो आंसर आएगा 4 एंड 8 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो आंसर क्या आएगा 2 ही आएगा। तो आप देख सकते हो दोनों में ही आंसर क्या आए हैं 2 2 आए हैं। तो क्या बोला जा रहा है, सिंपल लैंग्वेज में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के केस में बिल्कुल फॉलो नहीं होती। बस एक कंडीशन का ध्यान रखना है कि C 1 नहीं होना चाहिए। अगर C की वैल्यू 1 आती है तो बिल्कुल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के केस में लग जाएगी, ठीक है। इतना आया समझ में, तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए देन फिर आप इस चार्ट को भी नोट डाउन कर लो। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।